हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है मनीष और आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईएमपी स्टडी वाला पर स्वागत है। तो जैसे कि हमारी आईएमपी सीरीज चल रही है 12th की, और 12th की हम जो है सेकंड यूनिट की तरफ बढ़ चुके थे। तो आज मैं उसके 10 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करने का प्रयास करूँगा, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना मैं उसमें समझाऊँगा। उसमें मैं कोई जल्दीबाजी नहीं करने वाला। ठीक है, वैसे कोई ज़्यादा लंबा भी नहीं होने वाला वीडियो। उससे पहले मैं बता दूं कि जो पिछला मैं आपको बता चुका हूं उसे आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। अब भी आपके पास समय काफ़ी है, तो अच्छे से पढ़ें और अच्छे नंबर से पास हो। तो ठीक है, अब जो है यूनिट 2 की तरफ बढ़ जाते हैं। उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि इसमें एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन, 2, 3 और 3 नंबर के 2 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। ठीक है, 2023 के हिसाब से ये बनाई गई है। अधिक जानकारी के लिए आप इस पर विजिट कर सकते हैं। ठीक, तो बिना देरी के हम ये स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर ओरिजिन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट करंट तो अभी तक आपने नहीं सुना होगा, और अगर सुना भी होगा तो शायद मैं तो यही कहूँगा कि नहीं सुना होगा, क्योंकि जनरली ये कोई पढ़ाता नहीं है। कि एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही डेप्थ में था जनरली, और बीएससी लेवल पर आता ही ज़्यादातर, है ना, और बीटेक लेवल पर। तो हम समझ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, वैसे बता दूं मैं एक बार वीडियो और बना चुका हूँ ये, लेकिन बाय मिस्टेक सेव नहीं हो पाया। तो देखो यहाँ पर फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे कि 2 प्लेट मैंने कनेक्ट कर दी, एक प्लस से एक माइनस से। ओम्स लॉ आपको पता है, एम्पियर्स लॉ आपको पता है। जैसे कि जो भी करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर से, वो एक क्लोज लूप के अंदर अगर इंक्लोज्ड है तो उसका लाइन इंटीग्रल जो है वो लगभग म्यू नॉट आई के बराबर होता है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार से मैंने क्लोज लूप लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और आपका इलेक्ट्रॉनों की ये डायरेक्शन होगी, तो इसमें यही कुछ होगा। ठीक है, आप ये समझते हैं, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ। ये एम्पर सर्किट लॉ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं अगर ये समझाने का आपको प्रयास करूं कि रीजन क्या है डिस्प्लेसमेंट जो करंट है उसके आने का, तो उसका रीजन ये है कि एक्चुअल में क्या हुआ कि ये जो लॉ था ना, ये जब फेल हुआ तो फिर वो जो एक्स्ट्रा चीजें आई वो इसमें देखने को मिली। यहाँ पर खाली रीजन में अगर मैं क्लोज लूप ले लूं, ठीक है, तो यहाँ पर ये लूप बनी नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे खाली है, बिल्कुल खाली है, कोई कंडक्टर नहीं है, फिर भी करंट का फ्लो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएंट है। वेरिएंट का मतलब कि बदलाव है उसमें, ये टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रही है यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअसली। इतनी जगह में कंटिन्यूअसली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ रहा है। समझ में आ गई बात, जिस चेंजेस की वजह से ये सब हो रहा है। तो ये वेरिएशन देखने को मिला, और इस वेरिएशन के पश्चात जो है करंट देखने को मिला। इसका मैंने एक इमेज डाउनलोड किया था, मैं देखता हूँ अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको डायरेक्ट, ये देखो यहाँ पर देखो, इसका लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट आई था, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म होती है म्यू नॉट ई एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डी टी। तो ये क्या हुआ, ये देखो यहाँ तक ये लूप जो है क्लोज है। इस लूप को अगर देखोगे तो इसमें से तो वायर पास हो रहा है, तो इसका ये है, लेकिन इसको देखोगे तो इसमें से कोई करंट, कोई लूप नहीं मतलब कोई वायर नहीं पास हो रहा, तो इसमें ये एक्स्ट्रा टर्म आ गई। समझ रहे हैं। और अगर आप फ्लक्स के बारे में आपको पता है, इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि आप यहीं पर पहुंच जाएंगे, यानी कि आई की जगह ये पूरी वैल्यू आ गई है। तो ये चीज किसके बराबर है, एक्चुअल में आई के बराबर है। एक्चुअल में किसके बराबर है, आई के बराबर है। देख सकते हो, समझ रहे हो, ये पूरी आई के बराबर है। तो अगर ये आई के बराबर है तो ये जो करंट आ रहा है, ये करंट कौन सा है, ये जो बीच में, ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट करंट। कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि आप डिस्प्लेसमेंट करंट
अगर जो इसकी डेफिनेशन में बात करें तो वही बताएगा कि जो आपका एरिया होता है उससे पास होने वाला जो करंट होता है ना, एक तरह से करंट डेंसिटी का जिक्र होगा यहाँ पर, उसे जो है हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहेंगे। सर्च करके बता देखते हैं। ये देखो, दिस डिस्प्लेसमेंट करंट इज कोज्ड ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। बस ये आंसर हो गया। ये जो रीजन था उसका तो आंसर आया। समझ में आ गई बात? तो द डिस्प्लेसमेंट करंट इज कोज्ड ड्यू टू डेंसिटी। दिस फिनोमेना इज मोर इंपोर्टेंट इन कैपेसिटर, है ना। द कैपेसिटर इज एन एलिमेंट मेड ऑफ टू आउट कंडक्टिंग प्लेट्स। यहाँ पर मैंने आपको दिखा रखा है ये, तो इनके बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है जो कि डिफरेंशिएट है, चेंजेबल है, या कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलाव आ रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बदलाव आएगा। तो इसकी वजह से ये यहाँ पर जो करंट में चेंजेस आ रहे हैं वो कुल मिलाकर जो है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट हुआ। कौन सा करंट हुआ? डिस्प्लेसमेंट करंट। बाकी आप ये आंसर लिख सकते हैं, बहुत ईजी आंसर है। ठीक है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द टू लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ की अगर लिमिटेशन की बात करें तो ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस को बड़ा महत्व दिया गया जब वहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा। तो अपनी कुछ लिमिटेशन है, उनका पालन हमें करना पड़ेगा। एक लिमिटेशन तो मुझे ही याद है कि जैसे आपका जो जनरली हमने देखा था 9 चैप्टर जिसमें P और N जंक्शन था, तो वहां पर भी रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, तो वो रेजिस्टेंस के लिए ये ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। ठीक है, हम देख लेते हैं, या फिर वहां के वोल्टेज के लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। ये देखो, तो पहला क्या है, इफ टेम्परेचर चेंजेस ओम्स लॉ कैन नॉट एप्लीकेबल। बिल्कुल, ओम्स लॉ सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। समझ में आ गई बात? टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ही ओम्स लॉ वैलिड है, वरना ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। ये ध्यान रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? दूसरा, नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन मेटलिक कंडक्टर। सिंपल सी बात है ये तो। मेटलिक कंडक्टर यानी कि आपका आयरन, सॉरी आयरन तो है लेकिन जनरली उसका यूज नहीं करते हम, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये मेटलिक कंडक्टर है और इट इज गुड फॉर एज अ कंडक्टर। समझ रहे हो? तो अब नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन मेटलिक कंडक्टर, जो मेटलिक कंडक्टर नहीं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी इसके बराबर हो ही नहीं सकती। अगर फ्लो होती तो हम कॉपर को क्यों रखते, उसकी जगह नॉन मेटलिक नहीं ले लेते? उसमें इम्प्योरिटीज भी मिलाते हैं, ठीक है इम्प्योरिटीज मिलाते हैं, लेकिन उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, चैप्टर 9 में आता है। ठीक है, इसके अलावा नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर डिवाइसेस, बिल्कुल डायोड जनर, वो हम देख चुके हैं वहां पर। तो ये तीन चीज आपको ध्यान रखनी है। ये ऐसा आंसर आपको लिखना है, बहुत प्यारा लिखा हुआ है आंसर, निवेदन है इसे आप लिख लें ऐसा आंसर। यहाँ पर इसका आंसर तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। जिसके बाद फिर आपका किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो वोल्टेज नियम क्या था किरचॉफ का? यही कहा था कि जितने भी वोल्टेज इनका सम करते हैं तो जीरो आता है। यही कहा था ना वोल्टेज नियम में। ध्यान रखना है आपको, जितने भी वोल्टेज इन सबका सम, ये लो, ये बढ़िया सा लिखना है। वो केवाईसी आता है और केबीसी आता है, ये केवीएल है? किरचॉफ का वोल्टेज लो, बस इतना से याद रखना है। 3 नंबर 2 नंबर में तो क्वेश्चन ही आएगा यार। देखो ना, यूनिट ही उस हिसाब से बनी है। ये देखो मैं बताता हूँ आपको, यूनिट में मैक्सिमम 2 मार्क्स, ये देखो, समझ रहे हो? तो ये यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो है आंसर आप लिख सकते हो। वोल्टेज लो क्या है? सिंपल सी बात है, स्टेट दैट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड अ क्लोज्ड पाथ। पाथ का क्लोज्ड होना कंपलसरी, ध्यान रहे, है ना। अराउंड अ क्लोज्ड पाथ और लूप इज जीरो। मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं, समझ गए? मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं। ये जीरो के इस साइड आएगा तो ऑब्वियसली माइनस होगा, जीरो के उस साइड जाएगा तो माइनस हट जाएगा। सिंपल सी बात, वेयर इट इज है एन तक का, समझ रहे हो? ये है बैटरी। तो आप समझ गए कि उसमें टोटल जो वोल्टेज होगा वो कुल मिलाकर जीरो होगा। ज्यादा एंड टाइम पर दिमाग नहीं लगाना है और नहीं रिसर्च करना है, बस ये डेफिनेशन आपको लिख के आनी एग्जाम और याद रखना है अभी के लिए। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगर अपन बात करें कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो, ठीक है, 1 एम्पियर को अगर डिफाइन करो, ऐसा बोला जाए
तो आप अगर देखोगे यहाँ पर, तो मैं 1 एम्पियर को डिफाइन अगर करूं, तो जैसे कि मान लो कि हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, और बोल सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। ये आपको पता है, ये फॉर्मूला है। अगर मैं चार्ज इतना फ्लो करूं कि उसकी वैल्यू ही कितनी हो, सिर्फ 1 कूलम, और कितनी देर के लिए, सपोज कर लो सिर्फ 1 सेकंड के लिए, ठीक है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर में से मैं चार्ज इतना फ्लो करूं कि 1 कूलम, और कितनी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए, तो कूलम पर सेकंड को क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर। बस यही है 1 एम्पियर की डेफिनेशन, सिंपल सी बात। आप अगर एम्पियर को जो है जनरली यहाँ पर इसको करना भी चाहो, यहाँ पर डालकर देखें अगर हम, ठीक है, तो देख लेते हैं क्या इसकी डेफिनेशन आ रही है। ये देखो, और इसके ये यहाँ पर लिखा है, ये आंसर लिख सकते, 10th का है, शर्म करो 12th, ये तो मन से लिख ही सकते हो तुम। 1 एम्पियर को डिफाइन किया गया, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकंड, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। समझ में आ गई। और 1 सेकंड इज नोन एज एम्पियर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बस 1 एम्पियर याद रखना आपको, है ना। करंट के ऐसा यूनिट भी याद रखना है, तो सिंपल है, ज्यादा बुरा नहीं है। आंसर लिख सकते हैं ये वाला मन से भी, समझ गए होंगे आप। अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रहा सवाल हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम आपको अगर चाहिए वीडियो तो मैं हिंदी में भी बना दूंगा, है ना, पूरा वो हिंदी में ही बनाऊंगा लेकिन मैं, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट या ये जो नंबर है इसके माध्यम से मैसेज के थ्रू बता दें, मैं पूरी कोशिश करूंगा और आपके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये पूरा इंग्लिश में चलेगा, अगर आप हिंदी मीडियम जाना चाहें तो जा सकते हैं। अब राइट किरचॉफ वोल्टेज लो, ये मैंने बता दिया, टोटल वोल्टेज 0 होता है इसके नियम के हिसाब से। आंसर मैंने आपको बता दिया था, निवेदन यही लिखे आप, और इसे रोज पढ़ें, साइंटिस्ट ना बने। जिसके बाद फिर 1 एम्पियर डिफाइन कर दिए। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, ये सिलेबस में नहीं, समझ में आ गया, इस बार सिलेबस से हट गया है तो इसे हटा दें, ठीक, ये हटा दें, कोई काम का नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, राइट इट्स एसआई यूनिट। तो इलेक्ट्रिक करंट तो आप देख सकते हैं एकदम सिंपल सा है ना, फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ एनी कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और सिंपली करंट इट इज डिनोटेड बाय आई एंड इट्स एसआई यूनिट एम्पियर, और क्रॉस सेक्शन, सॉरी, और कूलम पर सेकंड, डायमेंशन फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये डेफिनेशन अगर आपको जम जाए तो ये लिख लो। दूसरी डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड बाय द रेशो ऑफ चार्ज टू पर यूनिट टाइम एंड इट इज डिनोटेड बाय आई, रेशो के फॉर्म में भी दिखा सकते हो। समझ में आ गई। करंट का मतलब चार्ज यहाँ से चालू करते हो तो ऐसे फ्लो होकर जाता है, तो पर यूनिट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई बात। यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में लिखा हुआ है। अगर करंट के बारे में लिखें, डिफाइंड इलेक्ट्रिक करंट, ये उठाकर अगर डाल दें यहाँ पर तो वही आएगा इसका आंसर। ये लो, समझ में आ गई बात। तो ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक, ये सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लिख सकते हो, बहुत सिंपल है। और कोई इसमें तकलीफ हो तो आप मुझे बता सकते हो। आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अब जो है हम अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या समझते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी देख लेते हैं। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पर, ठीक है, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा मैं छोटा कर लूं,
ठीक है, ये है करंट डेंसिटी। ये देखो मुझे वहां पर आई थी टर्म, है ना, करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी भी ये होता है मास अपन क्रॉस सेक्शन एरिया, इसकी डेफिनेशन है। यूनिट एरिया से कितना करंट पास हो रहा है, यूनिट क्रॉस सेक्शन से, बस उसे करंट डेंसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी with which the free electron get drifted towards the positive and the conductor under the influence of external electric field. It is noted by VD। देखो सिंपल सी बात है कि जैसे इन पर वोल्टेज लगता है ना, ये जो यहाँ पर अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये आपको पता ही है कि बहुत सारे होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिखाई तो देते नहीं, तो इनमें मस्ती है भसड़। ये इसमें टकराता है और ये खुद ढीला पड़ जाता है, फिर ये किसी और में टकरा के खुद ढीला पड़ जाता है। तो हम इनकी एवरेज वेलोसिटी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ड्रिफ्ट, समझ रहे हो ना, ड्रिफ्ट मतलब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है, तो उनकी वजह से जो वेलोसिटी बन रही है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो वो हम पता करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता कर सकेंगे कि कितना रेजिस्टेंस कैरी हो रहा है बीच में। समझ में आ गई? तो अगर हमें ये पता हो जाए कि ये कितना तेजी से आ रहा है, तो ये पता हो जाएगा कि ये कितना तेजी से जा रही है। ये हमारा एक मेजरमेंट है। खैर छोड़ो, फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब मैंने आपको समझा दिया, इलेक्ट्रॉनों का जो है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ बढ़ना, यानी कि लो से हाई की तरफ बढ़ना एज अ पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। क्लियर? पहले सिंपल रहते हैं, जैसे सर्किट से कनेक्ट करते हैं ये इस तरह से ड्रिफ्ट होने लगते हैं, ठीक। और उनसे जो वेलोसिटी बनी उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल दिया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज defined as the average velocity with which the free electron get drifted towards the positive and the conductor under the influence of the external। अब देख सकते हैं आंसर लिखा हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन इज 10⁻⁵। बिल्कुल मैंने अभी बताया, तो टकरा कर ढीले हो जाते हैं तो वैसे उनकी वेलोसिटी कम होती है। लेकिन थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10⁻⁶, एक नंबर में आ सकता है। तो इन्हें याद रखें आप कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉनों की होती है 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड होती है, और थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉनों की 10⁶ मीटर पर सेकंड। थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, उनकी वेलोसिटी, ठीक। एंड इट इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो याद रखना एक नंबर के हिसाब से, निवेदन है आपसे। तो आप समझ पाए होंगे, नहीं समझ में आए तो आप मुझे बता सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत सिंपल लॉ है, आपने देखा होगा इसको, 10th में भी आता है, ठीक है। ओम्स लॉ क्या है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये लिखा है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग करंट इन एनी कंडक्टर। समझ में आ गई बात? बट एक चीज यहाँ पर नहीं लिखी गई है, या शायद मैंने यहाँ लिखा भी है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। आपको पता हो तो लॉ में देखा है ना, ये लॉ हमने देखे थे, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, ओम्स लॉ वैलिड नहीं हो पाता। समझ गए? तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। इसकी अगर कोई दूसरी डेफिनेशन देखें तो मिलेगी क्या, में परिवर्तन ना हो तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कैसी होगी। तो आप देख सकते हैं, है ना, इसका कुछ अलग से नहीं बना हुआ है, फिर भी हम इसमें अगर उसको डाल के देखना चाहें यहाँ पे सामने तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देख लेते हैं, ये देखो, ओम्स लॉ इज इक्वल टू IR and R is constant. In other words, Ohm's law states that the current through a metallic element is proportional to the potential difference applied between and provide temperature remain constant। देख रहे हो ना ये लाइन, ठीक है। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है ये बात। तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो आप कुल मिलाकर ये आंसर आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर एक लाइन जोड़ सकते हैं, बट टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। V प्रोपोर्शनल I, R एक रेजिस्टेंस है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे, है ना। रेजिस्टेंस बहुत सारे के आते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस जो वायर है उसमें जो बल्ब लगे वो भी रेजिस्टेंस है, मिला के करंट के पाथ में जो आपने रेजिस्टेंस डेवलप कर दी है वो रेजिस्टेंस, सिंपल सी बात। तो
पोटेंशियल, कंडक्टर, फ्लोइंग करंट इन कंडक्टर। तो निवेदन है कि आप पढ़ें, आंसर ये लिखें, इसमें एक लाइन जोड़ दें, टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट, है ना, ये लिख लें और ये लिख लें, डायग्राम बना लें, इससे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो आगे बढ़ जाए, ठीक है। अब हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? तो इसका एक सिंपल सटीक पिक्चर मैंने निकाला है और ये आपको लिख के आना है बस। देखो, इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ तो घर पे आज एक्सपेरिमेंट करके देखना, ही अगर हो जाए तो हो भी सकता है। एक बल्ब यहाँ लो, इसके दोनों साइड एक वायर जोड़ो, ठीक, फिर एक बल्ब यहाँ लो, फिर एक बल्ब यहाँ लो, फिर एक बल्ब यहाँ लो, इस प्रकार से जोड़ के देखना। मतलब थोड़ा गलत बन गया, इसको सही कर लेते हैं। देखो, एक बल्ब यहाँ लो, छोटा हो गया, एक बल्ब यहाँ लो, एक बल्ब यहाँ लो, एक बल्ब यहाँ, एक बल्ब यहाँ, और बीच में भी एक बल्ब ले लो और इस सर्किट को कनेक्ट कर दो बैटरी से, है ना। ये एक्सपेरिमेंट करना, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। लेकिन करंट, मैंने एक बार भी बताया था, करंट सीधा रास्ता चेक करता है। करंट पागल नहीं है जो यहाँ से ऐसा आएगा और फिर ऐसे घूम के ऐसे और फिर ऐसे जाएगा। जब उसको सीधा रास्ता यहाँ से जाने को मिल रहा है तो वो इधर क्यों आएगा? है कि नहीं लॉजिक? अब ये करंट यहाँ से ऊपर जाकर ऐसा घूम कर जाएगा? नहीं ना, यहाँ से ऐसे सीधे ऐसे निकल जाएगा। समझ रहे हो? तो कुल मिलाकर यहाँ पर कोई करंट नहीं मिलता, और इसीलिए ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये आपस में इक्वल होते हैं, और ये जो रेजिस्टेंस है ये आपस में इक्वल होते हैं। इनका रेशो सदैव कांस्टेंट होता है। यही है प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अब यहाँ पर जो है इसका आंसर अगर आपको लिखना है कैसे लिखें, तो मैं आपको बता दिया, ये बस इतना सा लिखना है। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस यूज्ड टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ 1 रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ अदर 3 रेजिस्टर। तो बस ये डायग्राम बना देना, ये सिंपल सी चीज है। डायग्राम मस्त बना हुआ है, बना के एकदम आ जाना, ठीक है। ये माइनस में लिखा है, मैंने बराबर बता दिया, ठीक। रेजिस्टेंस कैसा निकलता है, आई इंटू आर, मतलब वोल्टेज कैसे निकलता है, तो यहाँ पर निकाल लिया हमने ये। और इस प्रकार से आपको लिख के आना है। फिर भी अगर इसमें डाउट हो तो मैं अलग से समझा दूंगा, आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से समझा सकते हैं। बाकी रहा सवाल आंसर का, तो ये आंसर आपको लिख के आना। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जिसको इस प्रकार से कनेक्ट किया गया था। 4 रेजिस्टेंस, यहाँ कुछ भी लगा दो, बल्ब वगैरह, बीच में भी एक रेजिस्टेंस लगा दो बल्ब, तो देखा गया है कि बीच में से कोई करंट फ्लो नहीं होता। और प्रैक्टिकली ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस ये आपस में लगभग इक्वल होता है। समझ में आ गई बात? ये भी और ये भी आपस में कैसा होता है, इक्वल। जब इनको डिवाइड करोगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, P बाई क्यू, R बाई एस, सिंपल सी बात। तो आप ये भी लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। फिर भी आपको डाउट हो तो आप मुझे बताएं, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो सेल के बारे में आ गया, ये किरचॉफ्स लॉ आ गया, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज ये आ गया, व्हीटस्टोन ब्रिज ये। तो इस प्रकार से ये देख सकते हैं आप, P बाय R इज इक्वल टू Q बाय S। तो इतना बड़ा करना नहीं है आपको, ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाना नहीं है। तो सिंपल सही आंसर आपको लिखना है और उसे ही पढ़ना है, ठीक। साइंटिस्ट नहीं बनना है इन टाइम पर। तो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब हम, नो इशू, ठीक है। अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन कि स्टेट द, एक्सप्लेन द, मतलब किरचॉफ्स लॉ हमें बताना है। सिंपल सी बात, 3 मार्क्स का है। तो भाई क्या कहा था इसमें, 2 दिए थे, एक में कहा था वोल्टेज 0, दूसरे में कहा था टोटल करंट 0। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर देख सकते हो आप ये इमेज, किसी जंक्शन पॉइंट पर आ रही और जा रही, रेड कलर से जा रही है, ब्लैक कलर से आ रही है, ये टोटल हमेशा इक्वल होती है। ये कहा फर्स्ट लॉ में। दूसरे लॉ में क्या कहा,
जितने भी इन क्लोज्ड लूप में वोल्टेज है उन सबका सम हमेशा एल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0। और आपको पता हो तो यहाँ हमने देखा भी था, ये सेकंड लॉ। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ तो देखा ही है। फर्स्ट लॉ को अगर लिखने वाले फॉर्म में देखना है कि कैसे लिखना है तो वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि कैसे लिखना है। ये है किरचॉफ लॉ, ये सेकंड लॉ है, फर्स्ट लॉ ये लिख लो, इस प्रकार से होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एंड सर्किट एट अ जंक्शन पॉइंट sum of current coming towards at junction equal to the sum of current going away from junction। समझ गए? ये डायग्राम जो वहां पर बना है यहीं पे बना है, ये दोनों इक्वल होती है, इस साइड आएंगे तो टोटल 0, टोटल समेशन कितना 0। ये याद रखना है एक नंबर के हिसाब से। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज डिपेंड्स ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट लॉ डिपेंड्स ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। सेकंड लॉ भी बता दिया, चाहे तो यहाँ से लिख लें, ये द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, या तो इतना बड़ा लिखे या फिर एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी है ये वाली, बस बहुत प्यारा लिखा हुआ है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड अ क्लोज्ड पाथ और लूप इज 0, ठीक है स्टूडेंट। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसे दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। जैसे कि 10 क्वेश्चन का मैंने कहा था वो पूरे हुए हमारे, ठीक है। टाइम भी लगभग 26 से 27 मिनट तक पहुंच चुका है वीडियो, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप पूरे 10 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें, लिख लें। कोई डाउट हो मुझसे कमेंट में भेजें। हिंदी मीडियम को भी अगर पूछना है हिंदी का तो मुझे बता दें, मैं हिंदी में एक वीडियो बना दूंगा अलग से, कोई प्रॉब्लम नहीं, 20-30 मिनट ना ही सही, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ें, और एग्ज़ाम पास में है तो थोड़ा अपने टाइमिंग को, सोने को कम कर लें और पढ़ने वाले टाइम को बढ़ा लें। 4 घंटे 6 घंटे पर्याप्त होते हैं, तो सोएं। दिन में अगर 1 घंटा जरूरी है तो ही सोएं, वरना सोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिन में ज़्यादा सोएंगे तो वैसे ही माइंड डिस्टर्ब रहेगा। बाकी आप समझदार है, ठीक है। तो हम वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, और जो डाउट हो आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स को भी भेज दें जिनको 12th पास होने में दिक्कत हो, ओके। तो बेस्ट ऑफ लक।